हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के 75वें वर्ष में देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में टैगोर थिएटर में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक के मंचन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन की वो कीर्ति गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी कि 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अपने चारों अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह से लैस होकर फिरंगियों से जाकर टकराए। क्रांति के उस नन्ही चिंगारी ने 9 घंटे बाद ही शोलों का रूप ले लिया। मैं समझता हूं कि ये जो वर्ष है, जो 75 वर्ष हमारी आज़ादी को हो गए हैं, अमृत महोत्सव इस रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और ये अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आज की शाम वीरों के नाम जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये याद कराता है हमको अपने देश के इतिहास के बारे में। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज़ ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आज़ादी को लेने के लिए। हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आज़ादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आज़ादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। 1857 में बहुत बड़े भाग पर ईस्ट इंडिया का राज हो गया था, लेकिन 1857 की उस ताकत को जब अंग्रेज ने देखा तो उन्होंने ईस्ट इंडिया को विड्रा करके फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए, अंग्रेजों का राज उस समय आया। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था। यहाँ के देश की ताकत, शक्ति, क्रांतिकारियों का बलिदान, उसमें चाहे राजा नारसिंह का बलिदान रहा हो, चाहे राव तुलाराम का बलिदान रहा हो, कितनी रियासतें उस समय अंग्रेजों का उनके साथ सीधा सीधा युद्ध हुआ। तो मेरा कहना है कि हम जो उस आज़ादी की राह पर चले, लगातार, फिर यहाँ देश की आज़ादी के लिए एक नरम दल बना, एक गरम दल बना। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अहिंसावाद का आंदोलन। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी शक्ति खड़ी की, चाहे 1965 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, इन सब में हरियाणा का नौजवान बड़ी मात्रा में आगे बढ़ा। श्रेय जाता है हरियाणा की ज़मीन को कि आबादी भले ही हमारी 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा का वीर देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटता है। तो इस श्रेय को हम एक प्रकार से इससे गौरवान्वित हैं, इसको हम सैल्यूट करते हैं। और मैं समझता हूँ आज का ये जो 1857 की क्रांति का ये नाटक
ये एक नए स्वरूप में बनाया गया है और पहली बार ये नाटक का शो यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से हमको पसंद आएगा और पसंद आएगा तो इसका अवलोकन हरियाणा में या बाकी देश की और स्थानों पर निश्चित रूप से और भी करवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से जो योगदान इनको चाहिएगा हम जरूर करेंगे। उधर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा हल होगा। किसान नेताओं पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि ये लोग बातचीत को तैयार नहीं हैं, इनका कुछ और ही एजेंडा है। किसानों को नेतृत्व बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तो वहीं अनिल विज ने डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर डेंगू के मरीजों को मुफ्त दवाइयां और प्लेटलेट्स दी जा रही है। इसी के साथ अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हमारा हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है, हम हर घर पर जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य विभाग की 2025 टीमें हरियाणा में इस वक्त काम कर रही हैं। हम हर दरवाजे पे जाएंगे, अगर पहली डोज नहीं लगी है तो पहली लगाएंगे, अगर दूसरी डोज नहीं लगी है तो दूसरी लगाएंगे। हम कोरोना के विरुद्ध हर हरियाणवी को शीघ्र सुरक्षा चक्र प्रदान करना चाहते हैं। डेंगू का पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार किया जा रहा है। सारी दवाइयाँ हमने मुहैया करा रखी है और ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम अपने मरीजों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। सारे प्रदेश में फॉगिंग का भी अभियान चलाया गया है। ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। और मैं तो किसानों को भी कहना चाहूँगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि 1 साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, प्रगति कितनी हुई है? जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है? कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए नियमों को बदल रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि जैसे एचपीएससी कॉलेज और अन्य बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है उसी तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ प्रोफेसर के पद भरे जाएं। इसी को लेकर एचपीएससी को प्रोफेसर की भर्ती के लिए कहा गया है। तो वहीं अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार मेरिट को महत्व देती है जबकि पहले योग्यता को दरकिनार किया जाता था। देखिए, हमने उनकी जो प्रशासनिक मामले हैं उन्होंने कहा था कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से योग्यता के आधार पर भर्तियाँ कर रही है तो हमारा विचार ये है अभी सरकार का कि एचपीएससी जिस प्रकार से भर्तियाँ और कॉलेज की करती है, बड़े अधिकारियों की करती है, तो उसमें इसी प्रकार से जो प्रोफेसर की भर्ती है
वो भी जो है एचपीएससी के थ्रू की जाए, ताकि सीएम के नाम दोबारा योग्यता के जो मापदंड हैं वो पूरी तरीके से सब जगह ठीक तरीके से लागू हो। वैसे तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले लागू नहीं थे, पहले भी लागू थे, लेकिन अब वो सारे प्रदेश के लिए एक ही जैसे लागू हो, चाहे वो कोई भी है, यूनिवर्सिटी है, चाहे बाहर है, सब पे एक जैसे लागू हो। तो उसके लिए निर्णय लिया गया कि सरकार तो और निष्पक्षता ले गए, जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए उनकी बात में कोई सत्यता नहीं है, और वो स्वयं इस प्रकार से करते थे जब उनका दौर था। और आपको पता ही है कि जिस प्रकार से जो अभी उनके खिलाफ कोर्ट ने जो फैसले दिए, तो इसी करके दिए क्योंकि उन्होंने योग्यता को, मेरिट को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार तो मेरिट को ही महत्व देती है, और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि ये भर्तियां। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी कि 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी पहली से 12वीं तक के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, क्योंकि अब कोरोना का कोई केस प्रदेश में नहीं रहा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जाएगी। तो वहीं लोअर अपर केजी के स्कूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। खुलेगी, पहली से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासें खोली जाएंगी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोली जाएंगी, पूरे टाइम के लिए खोली जाएंगी। इस टाइम हरियाणा में कोई भी केस नहीं इस प्रकार का नहीं है, कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति इस प्रकार के केस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सावधानी है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से बरती जाएंगी जैसे पहले बरती जाती थी। नहीं, अभी लोअर केजी अपर केजी की मैंने कोई फैसला लिया जल्दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर पिंजौर के कामधेनु गौशाला सेवा सदन पहुंचे और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गौशाला के मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने अड़वास लुधियाना के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की, जो कि देसी गायों के गोबर से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन और खाद पर शोध कर रहे हैं। गायों की स्थिति में सुधार लाने और दूध देने की क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने गौशाला की अर्कशाला का दौरा किया, जहां पर गाय के गोबर से प्राप्त जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा था। यहां जैविक फनाइल, गौ अर्क, तुलसी और गिलोय के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें खुले बाजार में बेचा और निर्यात किया जाता है। उन्होंने देसी गाय के दूध को कांच की बोतलों में पैक करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गौशाला के प्रयासों की सराहना की। गौ के प्रति हमारी श्रद्धा है, गौ को माता मानते हैं। कुछ कारणों से गौ का जो उपयोग है लोगों ने उसको कम कर दिया, क्योंकि पहले प्राचीन समय से ही गौवंश को किसान अपने जो बैल है इसके रूप में उपयोग करता था, अपनी खेती भी करता था, सब काम में उपयोग करता था। लेकिन मशीनीकरण के कारण से गौवंश का वो उपयोग खत्म हुआ। बाद में केवल दूध इसके ऊपर निर्भर रहना पड़ा। किन्हीं कारणों से उसकी जो उपयोगिता है आर्थिक तौर पर भी अगर समझें तो भी उसकी कम जो हुई। अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश में गौशालाएं बहुत हैं, सारे देश में हैं। गौशालाओं के माध्यम से फिर हमने गौ सेवा आयोग बनाया, गौ सेवा आयोग के माध्यम से अब इसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए। खास करके गौ का दूध, A2 दूध, ये बहुत एक अमृत जैसा दूध है, ये स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, इसके प्रचार करने की आवश्यकता है। फिर गौ का मूत्र, गौ गोबर, इन सब चीज़ों का भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए केंद्र से बातचीत करके अतिरिक्त रैक देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन में हरियाणा को 16 अतिरिक्त रैक मिलेंगे। इसके बाद जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्त को खाद वितरण को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने महानिदेशक कृषि और किसान कल्याण विभाग को 10 अतिरिक्त खाद के रैक की डिमांड केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए, ताकि जिलों में खाद की उपलब्धता बनी रहे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। सोनीपत की महिला पहलवान निशा दहिया और उसके भाई सूरज की हत्या का आरोपी कोच पवन और सचिन दोनों पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को हिरासत में लिया। दिल्ली के द्वारका इलाके से इन लोगों को दबोचा गया। हत्याकांड के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों पर 1 लाख का इनाम सोनीपत पुलिस की ओर से रखा गया था। अंबाला के मंडल रेल प्रबंधक को लश्कर तैयबा की तरफ से आए पत्र के बाद पड़ाव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने के बाद नाकाफी साबित हुई। थाना पड़ाव के SHO देविंदर की अगर माने तो DRM की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला था, जिस पर जांच के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। पत्र में जिन जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। DRM ऑफिस में प्राप्त हुआ था, जो RPF को उन्होंने मार्क कर दिया था। RPF ने जो है ना हमारे को आज 12 तारीख होगी, 10 तारीख को उन्होंने हमारे को लेटर दिया। हमने 10 तारीख को तुरंत FIR रजिस्टर कर ली। FIR रजिस्टर करके हमारे सारे साथी इसी संबंध में मीटिंग कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। इसमें हम गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं और जिसने भी ये शरारत की है या ये धमकी दी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तफ्तीश में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की कि किसने ये लिखा है, कहाँ से आया है। ये सब तफ्तीश का जो है ना पहलू है, इसमें गहनता से तफ्तीश की जा रही है। लश्कर तोयबा का बता रहे हैं कि उसकी तरफ से आया है। जब तक सारे तथ्य हमारे पास नहीं आ जाते तो कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। बाकी हमने रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे सब जगह से जो है ना सिक्योरिटी बढ़ा दी है और रेलवे से, RPF से, GRP से सबसे निवेदन किया है कि वो भी अपनी सिक्योरिटी बनाएं। हमारे भी सभी सीनियर साथी मिलकर इस मामले में टीम गठित करके और आपस में विचार विमर्श करके इसको तफ्तीश को इसमें सबूत जुटाने की पूरी कोशिश करते हैं। कैसे एक सिंपल लेटर आया है, अब कहाँ से आया इसमें ये नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हमें सुराग लग गया, सुराग लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेटर में मैं आपको प्रति भी दे दूंगा, इसमें धमकी दी गई है और वो FIR में भी है। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि शख्स कौन है जिसने लेटर दिया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में भी लिखा है। हाँ, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। जो भी लिखा गया है उसमें देख रहे हैं। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय के असिस्टेंट्स की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान तकनीकी दौर में कार्य करने के नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का अपडेट रहना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने असिस्टेंट्स की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से सचिवालय के सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सुप्रीडियंट और डिप्टी सुप्रीडियंट को निर्देश दिए गए कि वे उन असिस्टेंट्स के नाम 16 नवंबर 2021 तक भेजें जिनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हरियाणा की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इकाई ने प्रदेश के लोगों को निमोनिया के प्रति सचेत करते हुए कहा कि ये एक गंभीर बीमारी है। बच्चों में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर डॉक्टर से जरूर जांच करवाएं। हरियाणा के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है और इस अवसर पर बच्चों में होने वाले निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण निमोनिया है। ऐसे में बच्चों में तेजी से जुकाम और खांसी का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, तेज बुखार आना जैसे निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर
घरेलू उपचार करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए। त्योहारों के बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशों के बाद नगर निगम की एक बार फिर से हाउस की बैठक रखी गई। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम हाउस की बैठक 17 नवंबर को अंबाला शहर के पंचायत भवन में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा करेंगी। वहीं मेयर द्वारा हाउस की बैठक रख दिए जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी उसकी तैयारियों में लगे हैं ताकि समय रहते तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार जवाब दिए जा सकें। वहीं दूसरी तरफ एजेंडे की कॉपी पार्षदों को भेज दी गई है। हाउस की मीटिंग रखी गई है, किस तरह का एजेंडा रखा गया इसमें और कब से शुरू? 17 तारीख की मीटिंग रखी गई है सुबह 10:30 बजे की, और इसमें जो पुरानी हमने मीटिंग चल रही थी वो अधूरी छूट गई थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उसके आगे जो हमारे पिछले हाउस में 9 हमने पॉइंट्स रखे थे एजेंडा के, उसके ऊपर बहस करेंगे और जो पार्षदों ने अपने पॉइंट्स दिए हैं वो भी रखे जाएंगे। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इसमें? देखिए, मुख्य एजेंडा जो हमारा है वो साफ़ सफाई के ऊपर है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके ऊपर है, और किस तरह वो लागू हो चुकी हैं या लागू होनी बाकी हैं उनके ऊपर है, और जो हम रेवेन्यू अपने निगम के लिए इकट्ठा कर सकते हैं जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर है। जैसे कि हमने बस शेल्टर्स हैं उनके ऊपर बहस होगी कि हम उसका रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, किस वजह से नहीं ले रहे हैं, या नए बस शेल्टर्स बन रहे हैं उनके ऊपर हम काफ़ी रेवेन्यू कमा सकते हैं, और इसी तरह से जो और भी तरीके हैं रेवेन्यू के उनके ऊपर भी चर्चा होगी। हाउस की मीटिंग 17 नवंबर को भी रखी गई है। इसमें 10:30 बजे का टाइम है जो पंचायत भवन में होनी है। पिछली मीटिंग में जो एजेंडा रखा था उस एजेंडे की पुष्टि करनी होती है, जिसमें 34 पॉइंट थे। उसमें हाउस में 20 पॉइंट पे ही पुष्टि की गई और अभी 14 पॉइंट पे पुष्टि की जानी है। उसके बावजूद उसमें 9 पॉइंट का एजेंडा था, तो वो एजेंडा भी इस हाउस की मीटिंग में रखा जाएगा, जिसके बाद उसमें तुरंत प्रभाव से उस पर चर्चा की जाएगी सदस्य घंटे बाद। ये मतलब ये जो एजेंडा था इस मीटिंग का वो भेज दिया गया, तैयार हो गया वो? ये भेजा जा रहा है जी, आज चला जाएगा, फाइनल करके भेज दीजिए। तो पिछली बार जो मीटिंग थी वो स्थगित की गई थी, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि नए सिरे से मीटिंग की जा रही है? वो उसी मीटिंग की निरंतरता में ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि इसमें समय का अभाव था, इसलिए मेयर महोदय ने उसको स्थगित कर दिया अगली मीटिंग के लिए। तो आज इस मीटिंग में जो पिछली मीटिंग की जो प्रोसीडिंग थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अब बात झज्जर के बहादुरगढ़ उपमंडल की, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ विभाग सख्त नजर आ रहा है। जुलाई से अक्टूबर यानी कि 4 महीने में 450 बिजली चोरी की घटनाओं का खुलासा बिजली विभाग ने किया। बिजली चोरों पर विभाग ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिजली विभाग के एक्सीएन अजय ने बताया कि विभाग लगातार बिजली चोरी के खिलाफ काम करता आ रहा है। दीपावली से पहले भी बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जुलाई से लेकर इस अक्टूबर तक हमने लगभग 450 करीब हमने चोरियाँ पकड़ी हैं, जिसमें हमने लगभग 1 करोड़ 88 लाख रुपए का हमने जुर्माना लगाया है। और अगर केवल मैं अक्टूबर महीने की बात करता है तो अभी दिवाली से पहले हमने जो 2 दिन की जो मुहिम चलाई थी उसमें लगभग हमने 1100 करीब हमने कनेक्शन चेक करे थे, जिनमें से 100 कनेक्शनों पर हमें बिजली चोरी मिली थी, जिन पर हमने 32 लाख रुपये का हमने जुर्माना लगाया है। शहर के अंदर बिजली की अपने की कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से अर्बन एरिया के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमारी चेकिंग भी टाइम टू टाइम हमारी चल रही है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।